शरीर की मांसपेशियां हैं उसके अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है, और फिर जो व्यक्ति है उसको दर्द महसूस होता है। और ये जो दर्द है ये सिर्फ सीमित इस एरिया में नहीं है, ये किसी भी हिस्से में जमा हो सकता है। या तो ये टखने के अंदर जो एंकल है वहां पे जमा हो जाता है, कई बार ये जो टो के नीचे का जो हड्डी है वहां पे आ जाता है, घुटने में हो सकता है, गर्दन में भी हो सकता है, कमर में भी हो सकता है। जनरली वैसे जो बहुत ही कॉमन पाया जाता है वो होता है कि ये जो हमारा जो टो है उसके नीचे की जो हड्डी है वहां पे, और जो हमारा घुटना है वो दो, ज्यादातर लोगों में आप देखेंगे कि उन दो जगहों पे यूरिक एसिड का स्तर ज्यादा होने से ये प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, जो यूरिक एसिड है वो आता कहाँ से है? बेसिकली यूरिक एसिड जब भी किसी भी वजह से, एक्चुअली किडनी इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो जब भी हमारी जो वृक है, जो हमारा किडनी है, उसके अंदर फिल्टर या जैसे छानने की क्षमता कम हो जाती है, तो क्या होता है, जो यूरिया है, जो किडनी यूरिया बनाती है, वो यूरिक एसिड में चेंज होने लग जाता है, वो यूरिक एसिड में परिवर्तित होने लग जाता है। तो जब आपकी लाइफस्टाइल की वजह से या डाइट की वजह से जो भी चेंजेस होते हैं, तो हड्डियों के बीच में ये जमा होने लग जाता है। और ऑब्वियसली हमने देखा था जब भी हड्डियों के बीच में ये जमा होगा तो क्या होगा, उस एरिया में अकड़न बढ़ जाती है, उस एरिया में दर्द बढ़ने लग जाता है। तो यूरिक एसिड क्या है, ये शरीर के जितने सेल्स हैं और उन चीजों से बढ़ता है जो हम खाते हैं। तो यूरिक एसिड खाने से रिलेटेड है, मतलब खाने से आएगा। जो भी कुछ लोग हैं जो प्रोटीन का मात्रा है वो ज्यादा लेते हैं, उनके अंदर यूरिक एसिड ज्यादा आने की संभावना रहती है। और यूरिक एसिड का ज्यादातर हिस्सा नॉर्मली क्या होता है कि किडनी के थ्रू फिल्टर हो जाता है। जैसे हम जो भी प्रोटीन वगैरह खाते हैं उससे जो भी यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बनता है वो किडनी फिल्टर कर देती है। लेकिन अगर उस फिल्ट्रेशन से ज्यादा अगर यूरिक एसिड आपके शरीर में बन रहा है तो क्या होता है, किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी। जब किडनी फिल्टर नहीं कर पाती तो फिर क्या होगा कि खून में आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आपने फिर भी इस पे ध्यान नहीं दिया कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, केयरलेसली इग्नोर करते रहते हैं, थोड़ा बहुत स्टिफनेस हो रहा है कोई बात नहीं। तो जब वो बढ़ने लग जाता है तो फिर वो हड्डियों में जमा होना शुरू हो जाता है। फिर जब वो जमा होना शुरू होता है तो फिर वो थोड़ा पेन, इस तरह का पेन आना, और ये अकड़ जाता है बहुत ज्यादा, बहुत अक्यूट पेन आएगा, आप हाथ भी लगाएंगे तो बहुत दर्द होगा। तो इस लेवल का पेन पेशेंट को फील होगा। तो ये सीधा सीधा यूरिक एसिड का ही पेन है। अच्छा, शुरुआत में यूरिक एसिड के लक्षण आप कैसे पहचानेंगे कि आप, क्योंकि देखिए हमने देखा था ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी पेन होता है, यूरिक एसिड में भी पेन है, तो कैसे पता चलेगा कि हमने वाताहारी देनी है कि हमने कुछ और देना है? तो बेसिकली शुरुआत में यूरिक एसिड बढ़ने का पता नहीं लग पाता है। ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती इस चीज की कि हमें यूरिक एसिड को कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लक्षण क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है शरीर के अंदर। तो लक्षण बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो जोड़ों में दर्द आएगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मेरे को उठते बैठते इस जोड़ में दर्द है। अगेन वो जोड़ आपके हाथ का हड्डी हो सकता है, रिस्ट हो सकती है आपकी, और छोटे छोटे जॉइंट्स हो सकते हैं, आपका नी का जो आपके घुटने का जो जोड़ है वो हो सकता है, टखने का जोड़ हो सकता है, कहीं पे भी जोड़ों में दर्द होने की परेशानी हो सकती है। उठने बैठने के अंदर भी दिक्कत आ सकती है कि आपको मूवमेंट में परेशानी हो रही है, क्यों? क्योंकि स्टिफनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर उंगलियों में सूजन आ जाना, जो उंगलियां हैं वो स्वेल करने लग जाती हैं। आप कभी देखेंगे ना, सुबह उठ के लोग कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी उंगलियां सूजी सूजी लगती हैं, और लोगों की रिंग्स टाइट हो जाती हैं कि सुबह जब हम उठते हैं, या सारे दिन में भी पहले हमारा हाथ पतला था, अब हमारे हाथों में अकड़ाहट आ गई है, सूजन आ गई है। तो पहले के मुकाबले में तो उंगलियों के साइज में फर्क आया है। तो उंगलियों में सूजन आना, फिर जोड़ों में गांठ की शिकायत होना, कई बार जोड़ों में छोटी छोटी गांठें बन जाती है, वो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं एक्चुअली। तो वो भी एक साइन है कि आपको कुछ ना कुछ यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सबसे कॉमन लक्षण है जो आपको पता चलेंगे कि हाँ ये कुछ ना कुछ
गड़बड़ यूरिक एसिड ही कर रहा है। तो क्रिस्टल्स बन रहे हैं, मूवमेंट का प्रॉब्लम है, जोड़ में प्रॉब्लम है। इसके अलावा पैरों और हाथों की उंगलियों में कई बार चुभन जैसा दर्द भी होता है, असहनीय दर्द। पेशेंट आपको बोलेगा मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कुछ शूल चुभ रहा है। तो वो जो है इस तरह का जो असहनीय दर्द है वो भी यूरिक एसिड से होता है। और इसमें जो व्यक्ति है बहुत जल्दी थकावट होना, उसको बहुत थका थका लगेगा, थोड़ा काम करके ही लगेगा बस एनर्जी नहीं है। तो इस तरह के जो ये सारे लक्षण हैं ये यूरिक एसिड से आते हैं। तो आपके पास कोई भी आए तो आप देख सकते हैं कि जी इसको जोड़ों में दर्द है, इसको स्वेलिंग भी है, और इसको सूजन सूजन तो आ ही रही है, उठने बैठने में परेशानी हो रही है, मूवमेंट इतना अच्छा नहीं है, और कुछ ऐसा लग रहा है छोटी छोटी गांठ बन रही है साइड में। तो बस समझ जाइए कि ये यूरिक एसिड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बन रहा है। ठीक है ना। और साथ में आप देख सकते हैं कि थकावट भी हो रही है कि नहीं, कि काफी आपका इम्यूनिटी लो रहता है, कि सुबह आप उठते हो और एकदम से 1-2 घंटे के बाद ऐसा थका थका फील करते हो, तो जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी डाउन जा रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इशारा करती हैं यूरिक एसिड की तरफ। अब इसका कारण क्या है, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? बेसिकली यूरिक एसिड जो है उसका बढ़ने का सिंपल जो सबसे मेन जो रीजन है, सबसे जो मेन कारण है वो ये है कि आपका खान पान और आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपके खाने में बहुत ज्यादा प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन देखिए हमारे बॉडी के लिए नो डाउट जरूरी है, हम लोग प्रोटीन खाते हैं एनर्जी के लिए, पर कई बार क्या है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कुछ भी चीज बहुत ज्यादा अगर मात्रा में खाई जाएगी जो आपकी बॉडी पचा नहीं सकती, उससे भी ज्यादा मात्रा में है, तो वो शरीर को खराब करती है। तो कोई भी खान पान में प्रोटीन ज्यादा है उस मात्रा से जो आप पचा सकते हैं, तो फिर वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल का मतलब है एक्सरसाइज नहीं है, बैठे रहते हैं सारा दिन, खाया बैठे, कुछ भी घूम नहीं रहे हो आप, कोई साइकिलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, तो वो हमारा लाइफस्टाइल है जो गड़बड़ होता है। तो खान पान और लाइफस्टाइल पे ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुगर के मरीज हैं, शुगर के मरीजों का यूरिक एसिड बहुत जल्दी बढ़ जाता है। उसका एक ये जो कारण है वो ये है कि जो डायबिटीज है उसकी कुछ दवाइयां ऐसी हैं, शुगर की कुछ दवाइयां हैं जो यूरिक एसिड को भी बढ़ाती हैं, ज्यादातर दवाइयां ऐसी होती हैं। तो कई बार यूरिक एसिड मेडिसिनल बढ़ता है। तो अगर कोई डायबिटीज वाला कोई पेशेंट है और उसको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप एक बार पूछ सकते हैं कि आपका दवाई से रिलेटेड तो नहीं हो रहा है। फिर कुछ लोग ज्यादातर एनिमल प्रोटीन्स खाते हैं। एनिमल प्रोटीन का मतलब है पशु प्रोटीन, रेड मीट हो गया, सी फूड हो गया, साबुत दालें हो गई, राजमा, सफेद चने, रोंगी, सोयाबीन, गोभी, टमाटर, मटर, पनीर। आप देखें कुछ लोग पनीर ही खाते रहते हैं, रोज पनीर खा रहे हैं, रोज दाल मखनी खा रहे हैं, और ये चावल, चावल का मात्रा बहुत ज्यादा है खाने में। तो ऐसे लोगों का यूरिक एसिड बढ़ने की बहुत संभावना होती है। तो भोजन में प्रोटीन का लेवल ज्यादा होने से यूरिक एसिड सीधा बढ़ता है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखिए सब चीज में दवा ठीक है, यूरिक एसिड अब हम बताएंगे आगे भी कि क्या दवाइयां जाएंगी, वो ठीक है, पर यूरिक एसिड की अगर आप दवाई किसी को दे रहे हो और उसको परहेज नहीं करा रहे हो, तो आपके उत्तम से उत्तम दवाई देने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये चीजें आपको उनको बतानी जरूरी है कि आप अपना प्रोटीन बंद करिए। शरीर का प्रोटीन तभी मेडिसिन बैलेंस करेगी अगर आप बाहर से प्रोटीन खाना बंद करेंगे। नहीं तो आप उत्तम से उत्तम दवाई दे रहे हो, पेशेंट ने खाया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली पेशेंट 2-3 महीना खाएगा, फिर आप भी सोचोगे कि कुछ आराम तो आ नहीं रहा है, क्या चक्कर है। तो इसीलिए शुरू से ही जब भी आप यूरिक एसिड रिलेटेड कोई भी मेडिसिन देते हैं तो उसमें आप उसको परहेज पे डालिए, पेशेंट को, वो बहुत जरूरी है परहेज पे डालना। ठीक है। उसके बाद भोजन का प्रोटीन लेवल, अच्छा कुछ लोग फास्टिंग करते हैं बहुत ज्यादा, ऐसे लोगों का भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसका सिंपल रीजन है कि जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि पानी नहीं पी रहे हैं अच्छे से, कूलेंट्स नहीं पी रहे हैं, कुछ नारियल पानी नहीं है, लस्सी नहीं है, तो शरीर में जो एसिड का मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
तो फिर इवेंचुअली उससे क्या होता है, जोड़ों में दर्द। क्यों? क्योंकि वो जो जितना यूरिक एसिड जो भी एसिड बन रहा है वो पानी कम पी रहे हैं, किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो वो जितना यूरिया है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होकर फिर वो बोन्स में जाता है और फिर वो यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। स्क्रीन पे स्क्रिबल मत करिए, लोगों को देखने में दिक्कत आएगी, ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कई लोगों का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बीपी का मेडिसिन हो गया, बहुत हेवी मेडिसिन खा रहे हैं बीपी के लिए, पेन किलर्स ले रहे हैं बहुत ज्यादा, कैंसर की मेडिसिन हैं, या ऐसे पेशेंट हैं जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों में भी यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, कई बार जेनेटिक रीजंस भी होते हैं। तो जनरली आप कई बार देखेंगे कि पेशेंट कहेगा मेरे पिताजी का भी बढ़ता था यूरिक एसिड, अब मेरा भी बढ़ता है। तो नो डाउट जेनेटिक वल्नरेबिलिटी भी होती है, क्योंकि किडनी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, और ये इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ रहा है, किडनी छान नहीं पा रही है, तो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर से जाके बोन्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जेनेटिक भी इसका वन ऑफ द रीजंस है। फिर स्ट्रेस, चिंता बहुत ज्यादा करना। अगेन, चिंता बहुत ज्यादा करने से क्या होता है, एसिड क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, आपका जो पेट है वो ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा है, आपका सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। तो उससे अगेन क्या होगा कि आपका एसिड लेवल बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। किडनी का कोई भी डिसऑर्डर्स है, कई बार जैसे क्रेटिनिन बहुत लोगों का हाई होता है, डायलिसिस पे है पेशेंट और क्रेटिनिन बहुत ज्यादा है, किडनी काम ही नहीं कर पा रही है, तो ऑब्वियसली वो छान नहीं पाएगी एसिड को, तो ये क्या होगा, फिर एसिड बढ़ेगा, यूरिया फिर से यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यूरिया अदरवाइज भी ज्यादा होता है जिन लोगों का क्रेटिनिन ज्यादा होता है। तो किडनी के जो डिसऑर्डर्स है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ये चीजें इसलिए बताई जा रही हैं कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका थायराइड कंट्रोल में नहीं है, यूरिक एसिड के लिए आप कुछ दे रहे हो, जिंदगी में नहीं ठीक हो पाएगा, तो आपको उसका थायराइड भी बेटर करना पड़ेगा। उसको कुछ थायराइड के लिए देकर फिर साथ में यूरिक एसिड के लिए लगाएंगे तो ही फायदा होगा। ऐसे ही उसका क्रेटिनाइन कम होगा तभी उसका यूरिक एसिड बेटर होगा, या यूरिक एसिड बेटर होगा तो ही किडनी बेटर होगी। स्ट्रेस के लिए कुछ दोगे आप तो ही उसका यूरिक एसिड बेटर होगा। इसीलिए ये सारे जो कारण हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस के हैं, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो सीधा एक चीज से नहीं बढ़ता है कि सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं तो यूरिक एसिड बढ़ रहा है। नो, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। ये सब रीजंस आपको जानने पड़ेंगे कि जी ये रीजन है कि नहीं, ये रीजन है कि नहीं। आप बीपी का दवाई खा रहे हो, आप पेन किलर खा रहे हो क्या ज्यादा, किस चीज का साइड इफेक्ट हो रहा है, बहुत एक्सरसाइज है, कुछ आप बहुत ज्यादा खाली पेट तो नहीं रह रहे हैं। क्योंकि कारण का जब तक समाधान नहीं करेंगे दवा काम नहीं करेगी, ठीक है। अब ये तो आपने देख लिया कि लक्षण क्या है, हमने कारण भी देख लिया। अब इसे ठीक कैसे करना है मेडिसिन से। मेडिसिन से ठीक करने के लिए वाइटियम की यूरिक एसिड कैप्सूल्स हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। इसका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है क्योंकि कॉम्बिनेशन में पुनर्नवा है, गोक्षुर डली हुई है, वरुण डला हुआ है, गिलोय डली हुई है, नीम का कॉम्बिनेशन है, साथ में केशोर गुगुल है। केशोर गुगुल एंटी इंफ्लेमेटरी, बहुत बढ़िया एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। कुछ भी जैसे बॉडी में कहीं पे भी शोथ है, कहीं पे भी सूजन है, जो हमने देखा यूरिक एसिड के अंदर होती है, तो उसके ऊपर ये काम करती है। पुनर्नवा भी बहुत अच्छा है, पुनर्नवा स्टिफनेस में बहुत बेटर करती है। गोक्षुर यूरिक एसिड का जो फ्लो रुक जाता है, किडनी छान नहीं पाती, उसमें काम करती है। वरुण भी डायूरेटिक है, वरुण भी हेल्प करता है कि किडनी जो है वो अच्छे से छान सके। और त्रिफला है इसके अंदर, तो त्रिफला तो अपने आप में ही एक रसायन है। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन मिला के जो बनता है, इसके बहुत फायदे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा अमोनिया जो है वो ब्लड में से यूरिया उसको निकाल देता है। यूरिया के साथ क्या होता है, यूरिया जब भी हमारे बॉडी में ज्यादा होता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, अमोनिया हमारी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसको रिमूव करता है। जो ये हमारा कैप्सूल का जो कॉम्बिनेशन है, ये वो क्या क्या करता है वो बता रही हूँ मैं। तो सबसे पहले वो यूरिया की वजह से जो एक टॉक्सिक अमोनिया बन रही है बॉडी में, उसको ये हटाता है।
फिर यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन करता है। 9 है किसी का यूरिक एसिड, किसी का यूरिक एसिड 10 है, उसको स्टेबलाइज करेगा। फिर अगर किसी को यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है कि यूरिन का फ्लो भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए यूरिक एसिड अकेला ये नहीं है कि सिर्फ स्टिफनेस है, किडनी की छनन की प्रणाली को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि किडनी आपकी छान नहीं पा रही है यूरिया को, इसीलिए यूरिया यूरिक एसिड में बन जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये किडनी में भी काम कर रहा है पीछे, कि जहां पे हम किडनी का जो छानने का प्रक्रिया है उसको भी हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ताकि उधर से भी यूरिक एसिड ना बने। समझ रहे हैं? फिर जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है उसमें किशोर गुगुल है पुनर्नवा के साथ, तो जॉइंट्स में जो भी इन्फ्लेमेशन आएगी उसको ये कम करेगा। स्टिफनेस है जॉइंट्स के अंदर, अगेन पुनर्नवा गोक्षुर के साथ है, किशोर गुगुल के साथ है, तो ये वहां काम करती है। और ये जो कॉम्बिनेशन है इससे जो कुछ लोगों को जैसे बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील होती है उसमें भी फायदा होता है। जैसे काफी लोग कहते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अकड़ा अकड़ा लगता है, तो उस कंटेक्स्ट के अंदर भी ये जो कैप्सूल्स है ये बहुत अच्छा काम करता है। अब इसका उपयोग विधि क्या है? लेने का जो तरीका है, अगर हम देखें 18 साल तक के लोगों के लिए, तो वो है कि एक कैप्सूल आप एक दिन के लिए दे सकते हैं, और अगर उससे ऊपर है 18 साल से ऊपर, एक कैप्सूल दिन में 3 बार कोसे पानी के साथ, ल्यूकवार्म वाटर, थोड़े कोसा हल्का गर्म पानी के साथ आप दे सकते हो दिन में 3 बार, खाना खाने के बाद। सुबह आधे घंटे बाद दे सकते हो खाना खाने के, दोपहर में खाना खाने के आधे घंटे के बाद, और रात को खाना खाने के आधे घंटे के बाद। अब किसे ना दें, अगेन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपके हाथ से किसी को भी। तो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज हैं, जो माताएं अपने बच्चों को दूध दे रही हैं, वो नहीं देना है उनको। लैक्टेटिंग फीमेल्स को नहीं देना है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को नहीं देना है। और इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन है वो यही है कि आपने प्रोटीन बंद करना है, यूरिया जो भी बढ़ाने वाली कोई भी मेडिसिन हैं उनको आप बोलिए कि आप थोड़ा चेंज करिए। अगर मोटापा है तो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, अगेन बाय एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज थोड़ा डाल सकते हैं। शराब, मीट, अंडा ये सब बंद करिए, बहुत ज्यादा मीठा भी खराब करता है। विटामिन सी को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है यूरिक एसिड के लिए। तो अगर आप ये सारा कॉम्बिनेशन एक साथ चलाएंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा। तो यूरिक एसिड कैप्सूल्स आप एक कैप्सूल दे सकते हैं दिन में एक बार 18 साल तक, और 18 साल से ऊपर आप एक कैप्सूल दिन में 3 बार भी दे सकते हैं खाना खाने के बाद कोसे पानी के साथ। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट यूरिक एसिड। अब हम आते हैं किडनी स्टोन के ऊपर। अब किडनी पत्थर फंस जाता है, तो उससे क्या होता है कि मूत्र प्रवाह जो है, यूरिनेशन है, वो अवरुद्ध हो जाती है, ऑब्स्टेकल आ जाता है उसके अंदर, तो तब पेशेंट को पेन हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, गुर्दे की जो भी पथरियां हैं ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है एक, मतलब आपने वो देखा होगा आपने, क्रिस्टल की तरह होता है ना, जैसे क्रिस्टल होते हैं वैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बहुत छोटे छोटे। तो और ये गुर्दे में भी हो सकती है, या मूत्र का वो पथ है जो आपका यूरेटर है वहां पे भी कहीं ना कहीं पे भी हो सकता है। अच्छा, कोई भी बहुत छोटा पत्थर है ना, वो तो कई बार बिना लक्षण के, या कोई किरकिरी है पत्थर की, कई बार आता है अल्ट्रासाउंड में कि बस थोड़े से किरकिरा है, चूरा है पत्थर का, वो तो कई बार ज्यादा पानी पीने से बिना लक्षण के ऐसे ही मूत्र के साथ भी बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर वो पथरी 5 mm से ऊपर है तब वो मूत्र मार्ग में डेफिनेटली रुकावट करेगी, और उससे दर्द जैसे लक्षण आते हैं। पेशेंट को कई बार जी भी मचलता है कि जैसे उल्टी आने को हो रही है, इस तरह के लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। और ये आप देखोगे किडनी स्टोन, आप कई लोगों को सुनोगे कि कोई कहता है मेरे बनते ही रहते हैं, फैक्ट्री थोड़ी है अंदर, कोई ना कोई कारण होता है इसके पीछे।
तो कुछ ना कुछ कई बार जेनेटिक कारण है या एक्वायर्ड कारण। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो सर्कमस्टेंशियल है कि खाना ऐसा खाना। हम पूरा बात करेंगे इसके बारे में कि पथरियां क्यों बनती हैं। तो पथरियां बेसिकली क्या है, या तो जो कैल्शियम है उसका स्तर मूत्र में ज्यादा है। यूरिन में कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना पथरी का वन ऑफ द रीजंस है। सेकंड है ओबेसिटी, मोटापा। पेशेंट अगर मोटा है तो भी किडनी स्टोन बार बार बनने की एक टेंडेंसी बनती है। कई बार पेशेंट ऐसी मेडिसिन पे होता है तो भी बार बार ऐसा एक बनता है कि जी किडनी स्टोन आ सकता है। कई लोग पानी नहीं पीते, पानी ज्यादा ना पीने से भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कम पानी पीने से क्या होता है कि आपका जो किडनी है वो फिल्टर नहीं कर पाता, तो जो चूरा होता है वो वहीं पर ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और फिर वो पथरी धीरे धीरे बड़ी बननी शुरू हो जाती है। देखिए यूरिन के अंदर बहुत चीजें मौजूद होती हैं, केमिकल्स हैं, यूरिक एसिड है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, ये सब मिला के जो भी मिलता है वो मिलाकर पथरी बना देता है, पथरी तैयार है आपकी। तो यूरिन को अगर आप पानी नहीं पियोगे तो ये जो सब छोटी छोटी चीजें हैं सब मिलके पथरी बन जाएगी। और गुर्दे की जो पथरी है बेसिकली ये इन्हीं मिनरल्स और नमक से बनी हुई ठोस जमावट है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि कभी कोई आप गोवा बीच पे अभी लोग जाकर आए हैं तो देखा होगा वहां पे जब पानी आता है तो जो सतह है, जो साइड में सैंड होती है, वो कितना छोटा छोटा पत्थर है, तो जितना पानी आता है वो सैंड उसके साथ धुलती जाती है। जहां पानी नहीं आता वो सैंड वहीं पड़ी रहती है। तो ऐसे ही अंदर है, जितना पानी अंदर जाएगा कुछ भी सैंड होगा वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगी। और अगर आप पानी नहीं डालेंगे अंदर, वो जो जितना सैंड है वो वही जमा करके उसको एक पूरा पत्थर के रूप में बना देगी। और अगर ये बन गई एक बार तो फिर ये अगर छोटे से बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उतना छोटा ही रहेगा, क्योंकि आपने कुछ चेंज तो किया नहीं है, आपने कुछ ना तो पानी बढ़ाया है अपना, ना आपने कुछ कैल्शियम की मात्रा के बारे में कुछ किया है, तो आपने कुछ लक्षण या कुछ कारणों पे काम नहीं कर रहे हो आप, तो आपका जो पथरी है वो माप में छोटे से बड़ा होता जाएगा। और ये कहीं पे भी फंस सकती है, किडनी में भी फंस सकती है, आपके मूत्र के पथ में भी फंस सकती है, यूरेटर में फंस सकती है, ब्लैडर में फंस सकती है, यूरिथ्रा में फंस सकती है, और बहुत पेनफुल होती है, दर्द बहुत होता है पेशेंट को। अगर पथरी बहुत ज्यादा बड़ी है तो ये आपका जो यूरेथ्रा है या यूरेटर है वहां पे फंस सकती है बहुत ज्यादा। तो पेशेंट को कई बार स्ट्रैंगुलेटिंग पेन होता है, बहुत ज्यादा उल्टियां आने का एक इमरजेंसी कंडीशन है ये उस केस के अंदर। अब होती क्यों है बेसिकली, ये एक सोचने की बात है कि किडनी स्टोन क्यों है, वाई किडनी स्टोन इज देयर। ये देख रहे हैं ना हम, ये किडनी के अंदर है, ये जो पथरी है ये ऊपर देख रहे हैं हम, और ये यूरेटर के अंदर, ये यहाँ से निकलती है तो ये यूरेटर में है, ये पूरा क्रिस्टलाइन है, देख रहे हो ना आप, क्रिस्टल की तरह है ये पथरी। तो ये जो भी मिनरल्स हैं और सॉल्ट है उसका जमाव है ये। तो ये वैसे अगर पानी पियेंगे तो ये फिल्टर हो के निकलती रहेगी, पर हम पानी नहीं पी रहे हैं तो ये जो पूरा है ये जम जाता है यहाँ पे। अब ये फंसी हुई पथरी दिखाई है, अब ये अगर फंस गई और ये नुकीली पथरी है अगर, तो ये यहाँ पे आपके इसको इंजर भी कर सकती है, ये जो पाइप है इसके अंदर इंजर कर सकती है और ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो इसीलिए ये आपको बहुत कॉशियस रहना चाहिए कि आपका पानी का मात्रा अच्छा हो, अगर आप मेडिसिन भी दे रहे हो पानी उसके साथ अच्छा हो, ताकि अगर टूट के भी निकल रही है तो छोटे मात्रा में टूट के बाहर निकल जाए। देखिए पथरी होना जो है वो एक सामान्य सा प्रोसेस है, सामान्य हो गया आजकल, काफी लक्षण भी नजर आ जाते हैं इसका, लेकिन इसका इलाज जरूरी है, इसको इग्नोर नहीं करिए, कोई बात नहीं पथरी तो हमें बनती ही रहती है, इस तरह से नहीं। और कम मात्रा में पानी पीना इसका सबसे मेन कारण है। जो लोग भी कम मात्रा में पानी पीते हैं आप देखेंगे उनको पथरी बनने की समस्या हमेशा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यूरिन हमेशा एसिडिक ही रहेगा, पानी हम पीते नहीं है, ना लस्सी पी रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, ना कुछ जूस ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा यूरिन एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक हो जाएगा तो उसमें जो भी मिनरल्स हैं वो
Na सोडियम के साथ मिलके ऐसे ही क्रिस्टलाइन पत्थर बनाएंगे, और हम और पानी नहीं पी रहे हैं तो वो कहीं कहीं जमा हो जाएंगे जा जाकर। और जब ये पथरी छोटी है तो फिर भी पानी से निकलने की, मेडिसिन से निकलने की संभावना है, पर जैसे जैसे आप पी नहीं रहे हो पानी तो ये इसका साइज बड़ा होकर ये कहीं पे भी फंस सकती है। तो यूरिन में केमिकल का ज्यादा होना, शरीर में मिनरल्स की कमी होना, डिहाइड्रेशन होना, विटामिन डी बहुत ज्यादा होना, जंक फूड जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं उनको भी ये समस्या पाई जाती है। तो ये आपको ये चीजें का पता होना चाहिए कि इसका आखिर कारण है क्या। ये देखिए, ये ब्लैडर के अंदर पथरी है, ये जो हमारा मूत्र का पूरा ब्लैडर होता है उसके अंदर यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, रुकता है यहाँ पे। तो ये पथरी यहाँ पे है, और ये सेकंड पथरी यहाँ दिखाई गई है, जो यूरिन का जो पाइप है वहां पे है। और ये जो है ये यहाँ पे छोटी छोटी पथरियां यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर भी पथरी हो सकती है, किडनी की पाइप में भी पथरी हो सकती है, ये देख रहे हैं। और ये किडनी के ब्लैडर के अंदर भी पथरी हो सकती है। और अब इसका जो सिम्टम है, देखिए दर्द तो होता है, लेकिन मतलब किस तरह का दर्द होगा। नंबर एक, जब मूत्र त्याग कर रहा है व्यक्ति उस टाइम पे पेन होगा, पेनफुल मिक्चुरेशन। जब भी यूरिन जा रहा है, यूरिन पास कर रहा है, उस टाइम पे तीखा दर्द होगा। उसके साथ साथ क्या होगा, उसकी कमर में, कमर पीठ के निचला जो हिस्सा है उसमें भी दर्द या ऐंठन फील होगा, क्योंकि ब्लैडर है, उससे वहां पे कुछ भी पथरी होने से या किडनी में कहीं पे भी पथरी होने से वो आपके पीठ के निचला जो हिस्सा है, लोअर एंड ऑफ द स्पाइन, वहां पे भी दर्द या ऐंठन करता है। और अगेन मूत्र में ब्लड आना, ब्लड क्यों आएगा, ये देखिए, ये इस तरह की जो ये पथरियां होती है ना, जैसे ये पथरी है, ये फंस गई यहाँ पे, ये फंस गई तो ये इसको इंजर करेगी, यहाँ पे चोट डालेगी इस पाइप को, फिर यहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। फिर है जी मचलाना, अगेन उल्टी जैसे सिम्टम्स आना। फिर गंदला पेशाब आना, यूरिन जो है वो डर्टी यूरिन आ रहा है, मतलब आपको मिट्टी जैसा ऐसा लगेगा कि यूरिन आ रहा है। वो कई बार क्या होता है, वो पथरी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। कई बार स्मेल बहुत आती है यूरिन में से, तो वो भी एक साइन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं। फिर बार बार यूरिन आना भी इसका रीजन है, बार बार थोड़ा थोड़ा यूरिन आना सॉरी। तो वो पेशेंट को लगेगा कि मैं जा रहा हूं, पर मेरे को एक बार में इवैक्यूएट नहीं हुआ, मुझे फिर जाना पड़ेगा, एक बार में मेरा पूरा यूरिन खुल के नहीं आया है। तो बार बार यूरिन आना, गंदला यूरिन आना, उल्टी आना, जी मिचलाना, और मूत्र में ब्लड आना, साथ में पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, और मूत्र त्याग के समय दर्द हो रहा है तो मतलब है कि जलन होती है, कुछ लोगों को खुलकर यूरिन नहीं आ रहा, और साथ में कई बार बुखार या पसीना भी ज्यादा आता है। तो एक कॉमन कंप्लेंट है कि पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा ना जलन हो रही है यूरिन पास करते हुए, तो भी एक इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ उसको यूटीआई के साथ में कुछ ना कुछ पेन के साथ ब्लैडर आ रहा है। अब ये देखिए, ये जो स्टोन्स है ये भी सारे ना एक प्रकार के स्टोन्स नहीं होते, इनके भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के स्टोन्स होते हैं। कुछ कैल्शियम के स्टोन्स बनते हैं, ये सबसे कॉमन है। मेजॉरिटी जो है 80% जो पॉपुलेशन है उसको कैल्शियम का ही स्टोन बनता है। कैल्शियम ऑक्सलेट का बन गया, कैल्शियम फॉस्फेट का बन गया, कैल्शियम मैलिएट का बन गया। और इसको कम करने के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा आलू, मूंगफली, चॉकलेट, चुकंदर, पालक, ये जो इस तरह की जो भी चीजें हैं, बीज वाली जो सब्जियां हैं वो आपने बंद करनी है। ये देखिए, परहेज ना इसीलिए जरूरी होता है कि किसी भी दवाई का असर दोगुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मेडिसिन है वो अंदर का सफाई कर रहा है, पर अगर वो साथ साथ कुछ कुछ खा रहा है तो वो दवाई का असर इतना पता नहीं चलता। तो जब भी हम परहेज कराते हैं तो उससे क्या फायदा होगा कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो कैल्शियम का तो स्टोन है ही है, और उसके बाद यूरिक एसिड का स्टोन, यूरिक एसिड के भी स्टोन्स बनते हैं। आप देख रहे हो ना, हमने अभी यूरिक एसिड किया था, जो यूरिक एसिड क्या कर रहा था, जब किडनी का छनन अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करता है, यूरिक एसिड, वहां पे यूरिया जो है यूरिक एसिड में बन जाता है, क्रिस्टलाइज होता है। अब वो क्या करते हैं, वो कई बार मांसपेशियों में जो नहीं जा पाता यूरिक एसिड का क्रिस्टल, वो कई बार किडनी में ही रह जाता है, वो किडनी में ही थोड़ा 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 होके बड़ा हो जाता है, तो वो यूरिक एसिड का स्टोन बन जाता है वहां पे।
और ये कई बार ना जो लोग कीमोथेरेपी करा रहे होते हैं या जिनको ऑलरेडी गाउट है, मतलब जिनको ऑलरेडी थोड़ा यूरिक एसिड जमा होने की टेंडेंसी है, उन लोगों में ये इस तरह की यूरिक एसिड स्टोन्स की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा पाई जाती है। वैसे यूरिक एसिड स्टोन ज्यादा मेल्स को ज्यादा होते हैं फीमेल से। तो यूरिक एसिड का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये दूसरे तरह का यूरिक एसिड क्रिस्टल बन रहा है। और स्ट्रूवाइट स्टोन्स होते हैं कुछ जो महिलाओं में ज्यादा बनते हैं, ये भी मूत्र पथ के संक्रमण से होता है ये। और ये भी स्टोन का आकार इसमें बड़ा हो जाता है तो मूत्र में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही सिस्टाइन स्टोन्स होते हैं, ये अलग अलग मिनरल्स के स्टोन्स होते हैं। पर आपको तो ये पता होना चाहिए बस कि कैल्शियम का स्टोन होता है, यूरिक एसिड का स्टोन होता है, क्योंकि ये जो है ये सबसे कॉमन स्टोन्स हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन इसकी क्या है, मतलब आप कैसे रोकोगे कि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है? सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे कि आप अधिक मात्रा में पानी पीजिए। तो ये सबसे पहली आपका जो पेशेंट है उसको आपको कहना चाहिए कि आप पानी का मात्रा बढ़ा दीजिए, 3 लीटर 4 लीटर पीजिए जितना पी सकते हैं। विटामिन सी थोड़ा दीजिए उसको, संतरे का जूस हो गया, नींबू पानी हो गया, इस तरह से दे सकते हैं। कैल्शियम देखिए, जो आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ज्यादा लेने से भी प्रॉब्लम होती है, तो कैल्शियम की मात्रा जो है वो उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। अब अगर कोई 18 साल का बच्चा सुबह शाम ले रहा है कैल्शियम, ऑब्वियसली कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। इतना कैल्शियम जो है वो किडनी फिल्टर ही नहीं करती, तो पथरी बननी ही बननी है। तो आपको कैल्शियम का भी जो मात्रा है वो अपनी उम्र के हिसाब से ही लेना चाहिए। फिर एनिमल प्रोटीन को थोड़ा सा सीमित करिए। जो लोग रेड मीट ज्यादा खाते हैं या चिकन ज्यादा खाते हैं और एग्स ज्यादा खाते हैं, सी फूड बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो उन लोगों का क्या है, वो अगर उनका एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं है इतना और वो जितना शरीर पचा सकता है उससे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम करेगा। तो वो क्या है, वो यूरिक एसिड के स्टोन्स बना देगा। तो इस चीज में आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पेशेंट को साथ में परहेज क्या बताना है। ठीक है, अब इसके अंदर वाईटीएम क्या कर रहा है? वाईटीएम ने कुछ बहुत ही अच्छे इसमें प्रोडक्ट्स लेकर आया है। एक तो है स्टोना अमृत कैप्सूल्स। ये तो नाम से ही पता चल रहा है स्टोन के लिए जो अमृत का काम करे उस प्रकार का कैप्सूल है। तो और इसमें इवन जो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो भी अमृत के जैसा ही है कि इसमें भूमि आंवला है, पुनर्नवा, खरबूजा, नागरमोथा, कमरकस, गाजर, वरुण, पाश्चायन भेद, पत्थर चट्टा बोलते हैं जिसको, फिर शोरा है, थोड़ा शोरा से स्टोन थोड़ा सा खुलता है, गुड़ूची है, अजवाइन है, ये सब कॉम्बिनेशन बना के स्टोना अमृत बना है। और इसका जो सबसे बढ़िया जो फायदे हैं वो ये है कि ये किडनी की हेल्थ को भी अच्छा करता है। कि देखिए किडनी का जो फिल्ट्रेशन है वो अच्छा नहीं है तो किडनी भी तो वीक हो रही है ना। कई बार आप देखेंगे बहुत पेशेंट्स के साथ कंप्लेंट आता है कि किडनी में स्टोन भी है तो किडनी में सूजन भी आ गई है साथ में, हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये उसमें भी काम करेगा, किडनी का सूजन को कम करने में भी हेल्प करेगा। अगर किसी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका यूरिन का फ्लो बहुत अच्छा नहीं है, रुक रुक के यूरिन आ रहा है, ड्रिबलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, यूटीआई बार बार हो रहा है, तब भी ये जो स्टोना अमृत है ये इट विल डेफिनेटली हेल्प देयर। और ये स्टोन को फ्लश आउट करने में भी इसका काफी फायदा है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना इसके अंदर भूमि आंवला भी है, पुनर्नवा भी है, तो ये अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है बॉडी की। तो जो भी ये फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो भी पत्थर है हमारे अंदर, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट ही है ना, क्योंकि ये नेचुरल तो है नहीं, सेल्स तो है नहीं है ये बॉडी का, कुछ पत्थर अंदर रुक गया है, तो इन पत्थरों को बाहर निकालता है ये कॉम्बिनेशन। अगेन यूटीआई में बहुत अच्छा फर्क है इसका। कुछ भी जलन हो रही है पेशेंट को या कुछ भी उसको ड्रिबल कर रहा है और दर्द हो रहा है मूत्र मार्ग के अंदर, तो ये डेफिनेटली हेल्प करता है। और इवन पिछले कुछ वेबिनार्स में हम लोग पूछ रहे थे क्रेटिनिन किसी का ज्यादा है, आप साथ दे सकते हैं। वैसे क्रेटिनिन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करिए, पर किसी को यूटीआई है क्रेटिनिन के साथ में तो उसको आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, इट विल हेल्प।
और किडनी का स्टोन का जो एक और चीज है कि जैसे हमने बात की कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे स्टोन बनता ही रहता है, एक निकलता है दूसरा बन गया, दूसरा निकला तीसरा बन गया। तो ये जो टेंडेंसी है इसको भी रोकने में ये हेल्प करता है। सो दिस इज समथिंग गुड मतलब एंड डिफरेंट कि आप स्टोन के लिए तो दे ही रहे हैं, पर बार बार स्टोन ना बने उसमें भी आप इसका इफेक्ट देखेंगे। तो और अच्छा, अब ये लेना कैसे है, इसकी उपयोग विधि क्या है? अगेन 18 साल तक तो आप 1 से 2 कैप्सूल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी अगर स्टोन के साइज के हिसाब से दिया जा सकता है। और इसके साथ एक और चीज जो बहुत जरूरी है कि आप उसे हाइड्रेटेड रहे, पानी आप ज्यादा ज्यादा दो, पानी का मात्रा बहुत अच्छा होना चाहिए। सोडियम नमक कम रखें, कैल्शियम को कम रखें, ऑक्सलेट वाली चीजें कम खाएं, नॉन वेज अवॉइड करें, विटामिन सी वगैरह नहीं लें। और अगर आपका जो स्टोन है वो आपका 4 mm से ज्यादा है, देखिए कोई भी अल्ट्रासाउंड होता है उसके अंदर स्टोन का साइज मेंशन होता है। तो बहुत ही छोटा स्टोन है या किरकिरी है स्टोन की, उसमें तो कुछ नहीं, ऐसे ही दे दीजिए कि स्टोनामृत ले लेना भाई, तुम एक कैप्सूल ले लेना सुबह शाम। लेकिन अगर 4 mm से ज्यादा का स्टोन है तो आप इसके 2 कैप्सूल एक पूरा ग्लास भर के खारा सोडा के साथ, ल्यूकवार्म वाटर के साथ दोगे अगर, तो उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। 2 कैप्सूल 1 फुल ग्लास ऑफ खारा सोडा ल्यूकवार्म वाटर में डाल के, तो वो आप उसके साथ दो तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इवन जो पेन वगैरह भी हो रही होती है पेशेंट को बड़े स्टोन से, उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो आप ये ट्राई करके दे सकते हैं। इसी के साथ कॉम्बिनेशन में अगर आप जाओगे तो वाइटियम के 2 और प्रोडक्ट्स हैं। एक है ट्रिप्सी पाउडर। ट्रिप्सी पाउडर तो बहुत इफेक्टिव है, आपको पता ही है कि 6 ग्राम की मात्रा में लेते हैं इसको, 250 ग्राम दही में डाल के, और सुबह खाली पेट लेना है इसको, और फिर इसके आधे घंटे बाद कुछ नहीं लेना। हम कोई भी ऐसी चीज लेते हैं ना उसको हमें खाली पेट लेना चाहिए, उससे उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है बहुत। और इसको हमें दिन में केवल 1 बार लेना, ओनली वंस अ डे। और उस 1 महीने में कोई भी शराब का या कोई भी मांसाहार नहीं होना चाहिए। तो अगर किडनी से आपको प्यार है और आपने ट्रिप्सी लिया है तो आप थोड़ा सा 1 महीने के लिए सूफी हो जाइए। नो अल्कोहल और नो नॉन वेज, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के कॉम्बिनेशन में एल्काफिन भी है। ये एक एल्कलाइजर है। एल्कलाइजर का काम होता है कि देखिए हमने अभी देखा ना यूरिक एसिड क्यों बनता है, क्योंकि एसिड ज्यादा होता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? एल्कलाइजर। एल्कलाइजर का काम है उस एसिड के लेवल को कम करना। तो जहां कहीं कहीं भी यूटीआई है, इन्फ्लेमेशन है, कुछ ना कुछ सूजन आ रही है या कुछ यूटीआई हो रहा है, जलन हो रही है कहीं पे, तो और ये पथरी नाशक तो है ही है। जो भी आपका मूत्राशय का जलन है या मूत्राशय में सूजन है या यूरेटर में सूजन आ रही है, वहां पे अगर आप एल्काफिन भी साथ में दे दोगे तो उससे भी डेफिनेटली फायदा होगा। और 10 साल से कम जो एज है उसके अंदर 1 चम्मच देना है आपने 2 से 3 बार, पूरा 1 गिलास भर के पानी के साथ। और अगेन 10 साल से ज्यादा है तो आप 2 चम्मच दिन में 2 या 3 बार आप दे सकते हो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि कितना जलन है। अगर जलन बहुत ही ज्यादा है तो 2 से 3 बार, 3 बार तो आप दे ही दीजिए। अगर जलन कम है तो दिन 2 बार भी आप दे सकते हो। तो ये